मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो ना? ओके, आज हम देखेंगे लेसन नंबर 8 जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। साक्षात्कार का मतलब होता है उसके सामने बैठकर प्रश्नों को पूछना। तो यहाँ पर जो अरुणिमा सिन्हा है यह बहुत ही मेहनती, लगनशील, जोश व आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। और इसी प्रकार से इन्होंने भी खूब मेहनत, खूब ही दृढ़ निश्चय के साथ ये आगे बढ़ी। हम इस लेसन को पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की और किस प्रकार के एक ही पैर के द्वारा इन्होंने आसमान की सैर कर ली। अब आप देखेंगे कि इन्होंने कैसे किया। तो लगन, मेहनत, जोश व आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है, यह अरुणिमा सिन्हा का कहना है। इसी बात को साबित कर दिखाया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा ने एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुकी थी। इस विकलांगता के चलते उन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की। ऐसा महान पर्वतारोही ने कोडवा के अनुरोध पर बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकालकर साक्षात्कार किया। यानी कि अरुणिमा सिन्हा ने अपना समय निकालकर बच्चों के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि कोडवा ने क्या क्या उनसे प्रश्न किए और उन्होंने क्या क्या आंसर दिए। अब हम इस लेसन में देखेंगे। कोडवा ने पूछा, अरुणिमा, आप हमारे बच्चों को हमारे बारे में कुछ बताइए। अब कोडवा ने पूछा कि अरुणिमा सिन्हा से पूछा कि अब आप अपने बारे में हमारे बच्चों को कुछ बताइए कि तुमने कैसे माउंट एवरेस्ट पर एक पैर से चढ़ाई की, कितनी मेहनत लगी होगी, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए। अरुणिमा ने कहा, मेरा नाम अरुणिमा सिन्हा है। जैसा कि आपने अभी अभी कहा, कक्षा 6 से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया। जब अरुणिमा सिन्हा 6 साल की थी तभी से वो खेल कूद में रुचि लेने लगी थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने वॉलीबॉल खेला, क्योंकि जब वो 6 वर्ष की थी तभी से उन्होंने खेलना कूदना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें बहुत रुचि थी खेलने कूदने में और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेला था। साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण मतलब होता है पास की। वकालत अर्थात वकील की परीक्षा उन्होंने पास की। बाद में 2011 में मैं देश की सेवा करने का मौका मिला। फिर उन्होंने कहा कि मैंने पहले तो वॉलीबॉल स्तर में भाग लिया, उसके बाद मैंने वकील की परीक्षा भी पास की, अर्थात सफल हुई। उत्तीर्ण मतलब पास करना, तो उसमें ही मैं सफल हुई। उसके बाद मैंने वर्ष 2011 में देश की सेवा करने का मुझे मौका मिला। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरा इंटरव्यू था और मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। जब इनका इंटरव्यू हुआ तो उस समय, पहले के समय में क्या था कि गांव में अगर बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादा कोई जन्म तारीख को जितना आज हम लोग महत्व देते हैं जन्म प्रमाण पत्र को, और उस समय उसे इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो अरुणिमा सिन्हा की जो जन्म डेट थी, जो बर्थ डेट कहते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र जो उसका था उसके अंदर तारीख गलत थी। इसके लिए उन्हें लखनऊ से दिल्ली तक जाना पड़ता था। दरअसल हुआ यूँ कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी सोने की चेन खींचने की कोशिश की। जब ये लखनऊ से दिल्ली की ओर जाया करती थी तो एक समय रात के 2 या 3 बज रहे थे। उस समय ट्रेन में 5-6
जो गुंडे लोग होते हैं उसे गांव में बदमाश कहते हैं। तो जो गुंडे लोग होते हैं, जो चोरी उचक्के काम करते हैं, जो चोरी का काम करते हैं, वे बदमाश लोग चढ़ गए ट्रेन में और अरुणिमा का गले में जो सोने की चेन पड़ी हुई थी उसे वह खींचने की कोशिश करने लगे। मैंने उनका विरोध किया। अब अरुणिमा ने क्या किया, उसका विरोध किया, उनसे झगड़ा करने लगी कि तुमने मेरी चेन क्यों खींची। इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन से बाहर लटक रहा था। उस समय जब अब 5-6 लड़के हैं, 5-6 आदमी हैं और उसके सामने एक लड़की है, तो तब भी देखो अरुणिमा की हिम्मत की दाद देनी होगी कि वह अकेली होते हुए भी उसने 5-5 आदमियों का सामना कर रही थी और कह रही थी कि तुमने मेरा चेन कैसे खींचा, तुमने मेरे गले में हाथ कैसे लगाया। इस तरह से जब दोनों का झगड़ा हो रहा था उस समय झगड़े में अरुणिमा का आधा हिस्सा ट्रेन का जो दरवाज़ा होता उसके बाहर था। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ा हुआ था। जो हम दरवाजे के पास जो हैंडल होता है जिसे हम पकड़कर बाहर देखते हैं, तो वह हैंडल सिर्फ दरवाजे के पास पकड़ा हुआ था। और दुर्भाग्यवश उसी समय दूसरी ट्रेन आई और मैं उससे टकराकर नीचे गिर गई। अब क्या हुआ, दुर्भाग्यवश अचानक ऐसा हुआ कि ट्रेन दूसरी जो पहली ट्रेन के साथ झगड़ा हो रहा था उसके आदमी के साथ, तो उस समय उनका आधा हिस्सा बाहर की ओर लटक रहा था। सिर्फ उन्होंने जो दरवाजे के पास जो हैंडल था उसे ही जोर से पकड़ रखा था, उसके अलावा उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। तो दुर्भाग्यवश अर्थात बदकिस्मत बोल सकते हैं कि उसी समय वहीं से दूसरी ट्रेन का पाटा होता है उसी के पास से दूसरी भी ट्रेन जा रही थी। और जब दोनों ट्रेन के एक दूसरे से टक्कर की तरह होने लगी तो अरुणिमा के हाथ से वो हैंडल छूट गया और अरुणिमा नीचे गिर पड़ी। अरुणिमा कह रही हैं ये सब इतना अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि अरुणिमा को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला कि उसे क्या हुआ है। उसे अपने आप को संभालने का मौका तक नहीं मिला। जब सभी ट्रेन जो आने जाने वाली थी, जो सभी ट्रेन गुजर गईं, उसके बाद अरुणिमा ने अपनी आँख खोली और आँख खोलकर बहुत हिम्मत इकट्ठी करके, जुटाना मतलब इकट्ठी कर जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो वे उठ नहीं पा रही थी। उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका एक पैर कट चुका है। यह वो उन्हें पता ही नहीं। जब वो बहुत हिम्मत जुटाकर जब उठने की कोशिश कर रही थी तब तक उन्हें यह बात का पता नहीं था और उनके जो पैर जो कट गया था उस पैर से इतना खून बह रहा था, इतना खून निकल रहा था कि अरुणिमा को ये पता ही नहीं था कि उसका पैर कटा। बस उसे इतना लग रहा था कि मेरे शरीर में से, मेरे पैर में से खून निकल रहा है। मैं अरुणिमा जैसे तैसे करके पेट के बल पर, अर्थात पैर से तो वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ना वो चल पा रही थी, तो अपने पेट के बल पर ही वे सरकती थोड़ी पटरी के पास ही जाकर लेट गई, क्योंकि पूरी रात उन्होंने पटरी के पास ही गुजारी। जब सवेरा हुआ पूरी रात वह पटरी के पास ऐसी ही पड़ी रही, कराहती रही, बेहोशी की हालत में पड़ी रही। जब सुबह हुई तो पास के ही जो गांव के लोग होते हैं उन्होंने देखा, अरे कोई लड़की यहाँ पर खून से लथपथ पड़ी है। तो गांव वाले दौड़ते हुए आए और गांव वाले अरुणिमा को उठाकर एक अस्पताल में ले गए, अस्पताल तक पहुँचा दिया। फिर कोडोवा ने प्रश्न किया, उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ? अब कोडोवा ने किया कि जब ऐसी दुर्घटना तुम्हारे साथ हो गई तो दुनिया बड़ी स्वार्थी है और बड़ी ख़राब भी है। चाहे आप अच्छा काम करो चाहे ख़राब काम करो, लोग आपको ख़राब ही कहेगी। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो दुनिया में जो आपको अच्छा कहेंगे। तो अरुणिमा ने उत्तर दिया, उस दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे बुरे दोनों लोगों के तरह मिले। दोनों लोग मतलब अच्छे लोग भी मिले और बुरे लोग भी मिले। कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे। आलोचना का मतलब होता है निंदा करना, कि लोग कुछ ऐसे थे कि जो उनके गुण दोषों का विवेचन करना, मतलब बहुत से लोग उनकी निंदा कर रहे थे और बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे थे कि हो सकता है इस लड़की ने
आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। तो बहुत से लोग बोल रहे थे हो सकता है इसने टिकट न ली हो। इस तरह की अनेक आलोचनाएं कर रहे थे। इस प्रकार से बहुत सारे लोग उनकी निंदा कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही मैं अर्थात अरुणिमा को रक्तदान दिया। बहुत से लोग ऐसे थे भावुक लोग कि जिन लोगों ने मैं इस तरह की लड़ाई कर रही थी, तो ऐसे लोगों ने मुझे अस्पताल ले जाकर मुझे खून भी दिया, रक्तदान किया अर्थात खून दिया, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। फिर उसके बाद जहाँ मैं अस्पताल में भर्ती हुई वहाँ पर एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था, अर्थात जो इंजेक्शन लगाकर जिस पार्ट को बेहोश किया जाता है वह भी नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से कह दिया कि अगर नहीं है तो क्या हुआ, तुम मेरे पैर को काट दो, मेरे पैर को काट दो। अगर एनेस्थीसिया नहीं है तो तुम मेरे पैर को काट दो। डॉक्टरों के पास भी इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। उन्होंने भी क्या किया कि बिना एनेस्थीसिया के उनके पैर को काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने अपना खून अरुणिमा को दिया। उन्होंने अरुणिमा की हिम्मत पर इतना नाज हुआ उनको कि उन्होंने जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, जिन्होंने उनका पैर काटा था, वही डॉक्टरों ने भी अपना खून दिया, अपना खून देकर उन्हें बचाया। फिर कोडोवा ने प्रश्न किया कि जब यह दुर्घटना हुई तब क्या आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं, अर्थात आपने कभी हिम्मत को नहीं हारा? तब अरुणिमा ने कहा मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगा गया था, अर्थात मैं घबरा गई थी कि जब मैं अस्पताल में बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में देखा जब मैं अपने पैर के बिना वहाँ पर अपने पैर को खो चुकी थी। तब मुझे ऐसा लगा, उस समय मेरी मनोदशा इतनी ख़राब थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मैं मुझ पर आत्मविश्वास मेरे अंदर था, वो आत्मविश्वास टूट गया था और मेरी मनोदशा कैसी मनस्थिति मेरी एकदम ख़राब हो गई थी। मेरी मनोदशा इतनी ज़्यादा मनोस्थिति इतनी ख़राब हो गई कि मैं अपने आप में हार गई थी और मैं बहुत रोई और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक विकलांग होकर अपना जीवन जीऊँगी। उसके मन में पता नहीं क्या क्या विचार आए, अब मैं क्या करूँगी अगर मैं विकलांग होकर पूरा जीवन अपना निकालूंगी, ऐसे अनेक विचार उसके मन में आए। और उससे मन में ये भी हुआ कि मेरा मनपसंद खेल वॉलीबॉल है और अब मैं उस वॉलीबॉल को भी नहीं खेल पाऊँगी, अब मैं कभी भी नहीं खेल पाऊँगी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे, तब मेरा आत्मविश्वास फिर बढ़ा। जब उसने अपने मन में जब अपने आत्मविश्वास को टूटते हुए देखा और उसे ऐसा लगा कि मैं वॉलीबॉल इतना अच्छा खेलती हूँ, मुझे आगे जाना था, अब मैं नहीं खेल पाऊँगी, मतलब उसके मन में ख़राब विचार आने लगे और वो रोने लगी, खूब रोने लगी। तब जो अस्पताल के जो डॉक्टर थे, एम्स डॉक्टर का नाम था एम्स, उन्होंने कहा अरुणिमा जब तक हम तुमको यहाँ से अपने पैर पर चलोगी तभी हम आपको यहाँ से भेजेंगे, तब तक हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। जब डॉक्टर एम्स ने कहा कि आपको अपने पैर पर यहाँ पर आपको चलकर यहाँ से आप जाओगी, जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो अरुणिमा में फिर से आत्मविश्वास जग गया। फिर कोडोवा ने प्रश्न किया अपनी मेहनत से और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? यानी तुम खूब मेहनत करो और तुम खूब लगन हो तुम्हारे मन में उस चीज़ की, तो क्या हम कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? तो अरुणिमा ने कहा हाँ, क्यों नहीं। जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग मुझे पागल बोलते थे। जब उसको ऐसा लगा कि भले मेरा पैर नहीं है लेकिन मैं एक बार एवरेस्ट की चढ़ाई करूँगी, और जब मैंने ये विचार अब लोगों के साथ शेयर किए तो लोग मुझे पागल कहने लगे। मेरे पास लगन, मेहनत और जोश था लेकिन मेरे पास धन नहीं था। बोले मेरे पास खूब मैं मेहनत कर सकती थी, जितनी कोई मेहनत करवाए मैं करने के लिए तैयार थी, मेरी लगन भी उतनी ही थी
और मेरे पास जोश भी उतना था कि मैं ये करके दिखाऊंगी, लेकिन मेरे पास धन अर्थात पैसा नहीं था, क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं, जो मेरे पास नहीं थे। मैं सोचने लगती थी कि कैसे मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगी। अर्थात उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनके पास मेहनत है, लगन है, जोश है, आत्मविश्वास है, लेकिन इन सब के साथ साथ पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो उनके पास नहीं था। पैसा ना होने के कारण उन्हें ऐसा लगा तो फिर मैं कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर जहाँ तुम्हें चाह होगी तो अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा। रास्ता कठिन नहीं है, लेकिन एक चाह, एक इच्छा, एक मेहनत और एक लगन की आवश्यकता होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर लगन है, मेहनत है, दृढ़ विश्वास है, तो तुम जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। यह पंक्ति अरुणिमा पे सटीक बैठती है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो वहाँ राह। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन लगन, जोश व मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। बोले कठिनाई तो बहुत आई, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, परिस्थिति बहुत मुश्किल वाली आ गई मेरे सामने, लेकिन उन मुश्किल परिस्थितियों को मैं आगे उस मुश्किल परिस्थितियों को पीछे छोड़ती हुई मैं आगे बढ़ती गई और मुझे अपने आप रास्ता मिलता गया। फिर कोडोवा ने प्रश्न किया, एक विकलांग या कहें कि सामान्य जन के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत बड़ी बात है, फिर इसका विचार आपके मन में कैसे आया? यानी कोडोवा ने कहा कि जो अच्छे भले लोग एवरेस्ट की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते, तो आप तो एक पैर से विकलांग थी, मतलब कि आपका तो एक पैर नहीं था, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया? आपने ऐसे कैसे विचार कर लिया कि आप एवरेस्ट पर चढ़ जाओगी? तो अरुणिमा ने कहा, मैं जब अस्पताल में बिस्तर पर थी, क्योंकि जब बीमार थी, अर्थात कह सकते हैं कि उनका जब पैर कटा तब वो बिस्तर पर थी, तो 1-2 महीने बीत चुके थे जब तक वो बिस्तर पर ही थी, अर्थात अस्पताल में भर्ती थी। वे अखबार रोज पढ़ती। अखबार अर्थात न्यूज़, अखबार का अर्थ होता है न्यूज़, समाचार, पत्रिका पढ़ने लायक हो गई थी। अर्थात कभी कभी ऐसा थोड़ा सा बैठ जाएं और पत्रिका को या समाचार न्यूज़ पढ़ लें, इतने तो वो थोड़ी सी उनके अंदर बैठने की थोड़ी सी ताकत आ गई थी। तो एक दिन वे बैठे बैठे अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अखबार अर्थात न्यूज़ पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि एवरेस्ट के मार्ग के बारे में बताया गया। एवरेस्ट अर्थात कि किस तरह से तुम चढ़ाई एवरेस्ट पे कर सकते हो, तो मार्ग अर्थात रास्ता, कि उसके बारे में बताया गया। मैं उसे पढ़ते पढ़ते बोली। जब उनके सामने उनकी मम्मी, उनकी दीदी और उनके जीजाजी सभी लोग बैठे थे, तब वो न्यूज़ पढ़ रही थी, समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने यह बोल दिया, अचानक बोल दिया, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर सकती? यानी उन्होंने सामने प्रश्न किया, वे लोग बैठे थे उनके सामने, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर सकती? यह सुनकर पास बैठी मेरी मम्मा और दीदी चौंक कर बोली, क्या एवरेस्ट पर चढ़ाई? अब उनकी माँ और दीदी बैठी थी तो उन्होंने तुरंत चौंक गई, क्योंकि पैर तो एक कटा हुआ था और ऊपर से बिस्तर पर थी, 2 महीने से अस्पताल में भर्ती भी थी, और उसी समय अपनी माँ से और दीदी और जीजा जी के सामने कहती, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर सकती? माँ ने और दीदी ने यह शब्द सुना तो वो चौंक गई, एकदम घबरा गई और कहती, क्या एवरेस्ट पे चढ़ाई? लेकिन उन्हीं के पास जहाँ माँ और दीदी बैठी थी, वहाँ पर मेरे जीजा जी भी बैठे हुए थे, जिन्हें मैं भाई साहब कह के बुलाती थी। उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम एवरेस्ट पे चढ़ाई कर सकती हो। किसने कहा कि तुम चढ़ाई नहीं कर सकती? जो तुम्हारी जिद है, जुनून है, यदि तुम उसको इस लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगी तो तुम ज़रूर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकती हो। अब उनके जो जीजा जी अर्थात भाई साहब थे, उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं, तुम एवरेस्ट पे चढ़ाई कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर उसकी जिद होनी चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगी। तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो लगन होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये है कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है,
तो उसके लिए मेहनत में लग जाओ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम लग जाओ, तो ज़रूर से तुम उस माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर सकती हो। बस जो चिंगारी, उस चिंगारी को आग बनाने का काम मेरे भाई साहब ने किया। मेरे अंदर तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट की चिंगारी थी। चिंगारी अर्थात कह सकते हैं कि एक छोटा, जब हम लोग माचिस जलाते हैं तो उसमें जो छोटी सी आग निकलती है, जो चिंगारी निकलती है, और उस चिंगारी को महान रूप, बड़ा रूप किसने दिया? उनके भाई साहब अर्थात उनके जीजा जी ने दिया। उस चिंगारी को जलाने का काम उनके जीजा जी ने किया। यदि कभी मैं अपने लक्ष्य को भूलती तो वे आकर रोज़ मुझे याद दिलाते कि तुम्हें माउंट एवरेस्ट की तैयारी करनी है, तुम अपने जुनून में आगे बढ़ती रहो। तो इस तरह से उन्होंने एक चिंगारी को एक आग बना दिया, एक आग का इतना बड़ा रूप दे दिया कि मुझे वो हर समय याद दिलाते रहे और मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती गई, जागरूक होती रही। अब मेरा माउंट एवरेस्ट लक्ष्य बन गया। अब उसका क्या लक्ष्य बन गया कि अब मैं किसी भी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ज़रूर करूंगी। अखबार से मेरा जो लक्ष्य शुरू हुआ, फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार मैंने उस अखबार को पढ़ लिया, उस दिन मैंने वो अखबार को पढ़ा, बस उसके बाद मेरे लक्ष्य में मैं कभी पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। बस मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूं, और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोर्डोबा ने कहा, आपका आत्मविश्वास और साहस हमेशा आपके साथ रहा, तभी आपने इतनी सफलता प्राप्त कर ली, यानी हासिल कर ली। किसने कहा? कोर्डोबा ने पूछा कि आपने हमेशा आत्मविश्वास नहीं छोड़ा, आपका साहस आपके साथ रहा, तभी आपने इतनी सफलता प्राप्त कर ली। अरुणिमा ने बोला, लोगों को लगता है कि विकलांगता शरीर से होती है, लेकिन मेरा मानना है कि विकलांगता शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। जो इंसान मानसिक रूप से विकलांग है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अब उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो विकलांग लोग हो जाते हैं वो शारीरिक होते हैं, लेकिन वो बोलती मैं ऐसा नहीं मानती। उन्हें ऐसा कि जो विकलांगता होती है वो शारीरिक नहीं होती, मानसिक होती है। अर्थात हम लोग मन से हार जाते हैं कि मैं विकलांग हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं विकलांग हूँ तो मैं वो नहीं कर सकती। एक हमारे अंदर मानसिक हम बीमार हो जाते हैं उसको लेकर। शरीर तो ठीक, पर हम मन से भी उतने ही हार जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हम शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, इसीलिए हम हर जगह हार जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो मानसिक विकलांगता है उसे हमें दूर करना चाहिए। वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, और जिसके दिमाग में एक बार मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा तो वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, लेकिन जो मानसिक रूप से अर्थात मन से, दिमाग से शक्तिशाली बन जाए, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जिसके लक्ष्य के पीछे जितना संघर्ष होगा उसकी सफलता, उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी। और जितना संघर्ष ज़्यादा, उतनी सफलता और जीत भी उतनी ही शानदार मिलेगी। कोर्डोबा ने कहा, हमें बच्चों से कहना चाहिए कि यदि कभी आत्मविश्वास डगमगाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए। अरुणिमा ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हम अगर अपना आत्मविश्वास तोड़ देते हैं तभी हम घबरा जाते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास पर हमेशा अडिग रहना। अगर आप सही हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा आत्मविश्वास कभी डगमगा जाए तो कोई बात नहीं, पर घबराना नहीं चाहिए। जब आप किसी परेशानी में हो तो घबराओ नहीं, पर उस परिस्थिति का सामना करना सीखो। यह सोच लो कि ये ज़िंदगी का उतार चढ़ाव ही है। उतार चढ़ाव अर्थात सुख दुख, ये ज़िंदगी का सुख दुख है। भगवान ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है तो हमारे साथ सुख और दुख दोनों हमारे साथ हैं। तो कभी सुख तो कभी दुख, तो उसका सामना हमें करते रहना चाहिए। हमें बदलाव की आदत डालकर रखनी चाहिए कि कभी सुख तो कभी दुख, हमारे अंदर अपने आप उस चीज़ की आदत पड़ जानी चाहिए। जिस तरह से मौसम बदलते हैं
और मौसम में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ठंडी, और सब मौसम को हम सहन करने की शक्ति रखते हैं। उसी तरह हमें आत्मविश्वास को हमेशा अपने साथ रहना चाहिए, और रह सकते तो डगमगाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सुख आए या दुख आए, सभी को साथ में मिलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोनों परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में एक लक्ष्य बनाना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, उस क्षेत्र में आपको एक लक्ष्य आपका निर्धारित कर लीजिए, और उस लक्ष्य के पीछे आप लगन, मेहनत तथा आत्मविश्वास से उसे हासिल करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हासिल अर्थात होता है प्राप्त करना। तो क्या हमें एक ही लक्ष्य, बस हमको जिस लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। हमारा बचपन से किसी न किसी चीज़ का सपना होता है। अगर आपका वो सपना है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो उसके लिए आपको बस मेहनत लगन में लग जाओ, और ज़रूर आपको उसके पीछे सफलता प्राप्त होगी। कोडोवा ने कहा, इतनी सफलता हासिल करने के बाद अब आपने आगे के लिए क्या सोचा? अब फिर से कोडोवा ने प्रश्न किया कि आपको इतनी सारी सफलता मिल गई है, अब इसके बाद आप आगे क्या सोचना चाहते हो? तो अरुणिमा ने कहा, मैंने जो भी किया है वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया। बोलते मैं जो भी करती जा रही हूँ वो अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। युवा बच्चे अब मुझसे बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब युवा बच्चे कहते हैं, दीदी हमें भी कुछ करना है। बोलती हैं कि जब युवा बच्चे मेरे साथ इतनी तेज़ी से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग मेरी बातों को सुनना चाहते हैं, मुझसे कुछ सीख लेना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि दीदी हमें भी कुछ बताइए। वे कहती हैं कि अब मैं विश्व के 7 महाद्वीप हैं, जो विश्व के 7 महाद्वीप हैं, तो उन महाद्वीपों में से मैं 5 महाद्वीप पार कर चुकी हूँ, अर्थात उसमें जा चुकी हूँ। अब जिनमें एशिया का माउंट एवरेस्ट था, अफ्रीका का किलिमंजारो था, यूरोप का अल्ब्रस था, ऑस्ट्रेलिया का कोस्को और दक्षिण अमेरिका का एंकोंगागुआ शामिल है। मैं 7 महाद्वीप समिट करना चाहती हूँ, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोलते जो हमने अभी महाद्वीपों के नाम लिए, माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का अल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का कोस्को और दक्षिण अमेरिका का एंकोंगागुआ शामिल है। बोलती है मैंने ये सब में से 5 महाद्वीप को मैं सबमिट कर दिया है, मतलब जा चुकी हूँ। अब आपका आशीर्वाद है कि मैं 7 महाद्वीप को सबमिट करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपका साथ रहा तो मैं ये भी करके दिखा दूँगी। कोडोवा ने प्रश्न किया, माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय कोई ऐसा पल है जो आप कभी नहीं भूल सकते हो? तो अरुणिमा ने कहा, वैसे तो आप मुझसे कोई भी पल पूछो, एक एक पल मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते समय याद है, पर एक पल ऐसा है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से याद है। वह कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई और मैंने अपने देश का तिरंगा झंडा लहराया, तो वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। और उस समय मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं और लोगों को मैं यह बताऊं कि जो लोग परिस्थिति से हार जाते हैं, जो लोगों ने मेरी आलोचना अर्थात जिन लोगों ने मेरी निंदा की, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर वो लोग मेरी आलोचना या मेरी निंदा नहीं करते तो आज शायद मैं अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यता को कभी नहीं पहचान पाती। अगर उन्होंने मुझे आलोचना करके मेरे नकारात्मक अर्थात मुझे गलत कहा, लेकिन मैंने उसे सही रूप में लिया, और इस तरह से मैं एक भी पल वह भी पल था जब उन्होंने, जो लोगों ने उनकी आलोचना की, जिन लोगों ने उनकी निंदा की, उस निंदा को उन्होंने क्या किया, अपने अंदर साकार किया, उसे सकारात्मक रूप दिया, सकारात्मक उसे स्वीकार किया
और उसको स्वीकार करने के बाद एक और ऐसा पल था जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। वो पल था जब वो माउंटेनियरिंग करके जब वो नीचे उतर रही थी, अर्थात जब उन्होंने चोटी के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा दिया और उसके बाद जब वहाँ से वो वापस लौट रही थी, उस समय उनके साथ एक हादसा और हुआ कि जो उनका पैर, जो दूसरा वाला पैर, नकली पैर जो लगाया हुआ था, उस पैर का ढांचा, अर्थात पैर के जैसा ही, जो हमारा पैर होता है उसके जैसा ही एक नकली पैर बनाया जाता है, उसे कहते हैं हम ढांचा। तो उसका जो ढांचा था वो उस स्थिति में यदि पैर लगाती तो रस्सी छूट जाती, तो जो पैर का जो ढांचा था वो पैर का ढांचा निकल गया। और निकलने के कारण क्या हुआ, अगर वो ढांचे को वो वहीं छोड़ देती, निकल रहा था, अगर वहाँ छोड़ देती तो वो चलती कैसे, और अगर उसे पकड़ती तो वो रस्सी छूट जाती और वो नीचे गिर जाती। तो उन्होंने क्या किया कि एक हाथ से उन्होंने रस्सी को पकड़ा और एक हाथ से उन्होंने अपने उस पैर के ढांचे को पकड़ा और घसीटती घसीटती वो नीचे तक पहुंच गई। और जैसे तैसे वो नीचे पहुंच गई, उसके बाद उनका पैर पूरे खून से लथपथ, पूरे खून से भर गया था उनका पैर। और जब उनका खून से पैर भर गया तब वो नीचे आने के बाद उनके जो हाथों पे उन्होंने जो दास्तान पहने थे, जो हम बोलते हैं हाथ के मोजे पहने हुए थे, उससे उन्होंने अपने उस खून को, जो पैर में खून लगा था, उस खून को उन्होंने जैसे तैसे पहुँचा और पहुँचकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी। वह पल भी मैं कभी नहीं भूल सकती। यह अरुणिमा ने कहा। कितना दुखद पल है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी इतना दुख हो रहा है कि कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा कि वो एक पैर से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और हम तो सही सलामत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पढ़ाते समय मेरे शरीर के हाथ पे रुआंटे खड़े हो रहे हैं कि कितनी मेहनत की होगी अरुणिमा ने। यह हमारे सामने अरुणिमा आई हैं तो सिर्फ हमें बताने के लिए, हमें आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि आपके अंदर भी इस प्रकार का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। कोडोवा ने प्रश्न किया कि इको एवरेस्ट का क्या मतलब है, तो अरुणिमा ने कहा इको एवरेस्ट का अर्थ होता है एवरेस्ट स्वच्छता, अर्थात अगर आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो उस समय आपको किसी प्रकार की गंदगी नहीं करनी। जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो या झंडा है आपके पास, तो आपको कहीं पर भी चॉकलेट का रेपर अर्थात ऊपर का कवर या झंडा कहीं छोड़कर नहीं आना है। आपको उस समय जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो उस समय आपको अपने साथ एक छोटा सा बैग रखना चाहिए कि आप चॉकलेट खा रहे हो या आपके पास कुछ और चीज़ें हैं तो उसका जो रेपर होता है वो अपने बैग में ही डाल देना चाहिए, वगैरह उसी में डाल देना चाहिए। और अरुणिमा तो प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान में भी जुड़ी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अब कोडोवा ने कहा आपको सब चमत्कार के नाम से जानते हैं, अर्थात चमत्कार का मतलब होता है कि जो भगवान के द्वारा चमत्कार होता है और अचानक हो जाए तो उसे हम चमत्कार का नाम देते हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस होता है या आपको कैसा लगता है, तो अरुणिमा ने कहा कि भीड़ से निकलकर जब हम अपनी काबिलियत को दिखाते हैं तो लोग उसे चमत्कार कहते हैं। जब भीड़ में, अगर भीड़ जहाँ चलती वहाँ हम भी चलें तो हम भीड़ से अलग नहीं होते, लेकिन जब जहाँ भीड़ पूरी चलती और हम अकेले चलते तो वह चमत्कार होता है। वह आप पर है कि आप भीड़ में चलना चाहते हो या भीड़ से अलग होकर चलना चाहते हो। अच्छा लगता है जब युवा बच्चे मुझे प्रेरणार्थ का मतलब होता है कि वह बच्चे मुझे मार्गदर्शन समझते हैं, मुझे अपना प्रेरणार्थ समझते हैं, प्रेरणा देने वाली समझते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि बच्चे मुझे इतना मानते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वह आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ कैसे चलना चाहते हो, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। कोडोवा ने प्रश्न किया आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, आपका प्रेरणार्थ कौन है, तो अरुणिमा ने कहा मेरा परिवार, मेरी स्वर्गीय माँ ज्ञानबाला, मेरी बहन लक्ष्मी सिन्हा, मेरे भाई साहब और मेरी मैडम बेचेंद्री पाल, ये ही मेरे प्रेरणार्थ हैं। ये मेरी पूरी टीम है कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
आगे कोर्डोबा ने कहा, आपने अपनी आत्मकथा का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन क्यों रखा? तो अरुणिमा ने कहा कि यह सच्चाई है कि मेरा जन्म पहाड़ों के बीच में हुआ है। इन पहाड़ों से ही मेरी ज़िंदगी बनी है, इनके कारण ही मेरी पहचान बनी है, इन्होंने ही मेरा आत्मविश्वास को बढ़ाया है। इसीलिए मैंने अपने आत्मकथा का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंट एवरेस्ट माउंटेन रखा है। आगे कोर्डोबा ने कहा, आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? अरुणिमा ने कहा, आज बच्चे 10 लक्ष्य देखते हैं, 10 लक्ष्य देखते हैं और एकदम से कोई भी लक्ष्य चुनकर कह देते हैं कि हमें यह बनना है, और लक्ष्य प्राप्ति न होने पर सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर वो बच्चों से कह रही हैं कि बच्चे लोग अपने 10 लक्ष्य देखते हैं, ये इसमें भी जाना चाहते, उसमें भी जाना चाहते, उसमें भी जाना चाहते। तो वो कहती हैं कि इस तरह से वो लक्ष्य चुन लेते हैं और कहते हैं हमें इसी में जाना है, और जब उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो बच्चे उदास हो जाते हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ कि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, अतः मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले वे एक ही लक्ष्य निर्धारित करें। 10 लक्ष्य निर्धारित करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य को चुनो और वही लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ो। अगर एक ही लक्ष्य आपके दिमाग में होगा तो आप उस फील्ड में, उस लाइन में आप खूब आगे बढ़ सकते हो और उसी फील्ड में आप मेहनत करो। तो अरुणिमा कहती कि मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले अपना एक ही लक्ष्य निर्धारित करो और उसका पीछा करो, उसका पीछा मत छोड़ो। अर्थात उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपने एक ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया और उसके पीछे आप जुट गए, आप मेहनत से अच्छी तरह उसके पीछे लग गए, तो आपको कभी भी हार नहीं मिलेगी। आप ज़रूर उस लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। लेकिन कब आगे बढ़ोगे? उस लक्ष्य के पीछे आपको मेहनत, आत्मविश्वास, लगन, दृढ़ निश्चय आपके साथ रहना चाहिए। आपके अंदर इच्छा, लगन होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाओगे। जिस तरह से अरुणिमा ने अपने लक्ष्य को अपनी मेहनत, लगन से आगे बढ़ाया और पूरे देश में अपना नाम कमाया, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी उनकी तरह जुनून होना चाहिए। जुनून होगा, वहाँ पर ही रास्ता अपने आप मिल जाएगा। चलिए, आपको ये लेसन पूरा समझ में आया होगा, यह मैं आशा करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।